हम्म, क्वेश्चन बोलो। अभ्यास का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ना। हाँ, निम्नलिखित ऐसा तो लगता है बनाए हुए हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज वाला नहीं बनाए थे, बीच में से था इस तरह का क्वेश्चन। मतलब एक्सरसाइज शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, जो पहले बताइए। अभी नहीं, पहले करवाए हैं। नहीं, ठीक है, तो फिर बोलो नहीं हुआ है तो आप मानो। में 300 केल्विन, बी में 573 केल्विन। अच्छा, डिग्री सेल्सियस बराबर K प्लस 273, ये फार्मूला है। तो K दिले है 300 प्लस 273, दिस इज इक्वल टू 573 आंसर है। दिया तो रहना चाहिए, नहीं दिया हुआ है। हाँ? पीछे दिले होगा जी, किताब के पीछे होगा। तीन दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 एक 6 है दिया हुआ। अच्छा, पहला दूसरा चैप्टर का नहीं दिया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित ए में बोला 25 डिग्री सेल्सियस, बी में 173 हो गया। केल्विन में बदलने के लिए कह रहा है। ये लगता फॉर्मूला गलती लिखे हुए हैं गाजी। के बराबर डिग्री सेल्सियस माइनस, मतलब डिग्री सेल्सियस पर के बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, समझे? के बराबर क्या होता है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला चेक करो। डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273 होता है। डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री सेल्सियस बराबर है तो सही। तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तब। इतना केल्विन को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। मान लें कि सेल्सियस स्केल पर ताप T डिग्री सेल्सियस है, अतः 573 के बराबर, देखो तो यहाँ पे कुछ और किए हुए है जी, और यहाँ पे फार्मूला कुछ और लिखा हुआ है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है किताब में। डिग्री सेल्सियस बराबर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस के हुआ एक प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखो 575 केल्विन को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित कर रहे कह रहा है कि नहीं? तो इतना के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, हाँ सही है। तो सेल्सियस स्केल में तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन बराबर ना है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो उस हिसाब से डिग्री सेल्सियस बराबर तो के माइनस 273 होगा जब ये ई पटी जाएगा तो ना। डिग्री सेल्सियस बराबर 575 माइनस 273 क्या है? यानी कि ये लिखे हैं जो सही नहीं है, राइट। कितना तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारा जी? यहाँ पे के माइनस में होंगे, समझे? अब घटाओ, तो ये हो गया 0, ये भी 0, और 5 में से 2 गया तो 3, अब सही है। और इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? तो 10 में से 3 गया 7,
और 9 में से 7 गया तो 2, और ये कुछ भी नहीं, 27। 80, 20, 100। ठीक है, अब हो जाएगा K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है? 25, और ये 273, यानी कि 5, 3, 8 और 7, 2, 9 और फिर ये 2। ये आंसर सही है। अब देखिए बी में, बी का हल देखो। मफलर वगैरह सब नहीं लाए हो, गले में लगाओ उसको। तो बी का हल देखो, डिग्री सेल्सियस इसी पूछा किस चीज में है? केल्विन इकाई में। ओके, तो K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है 373 प्लस 273। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 3 2 5 1 6। ये आंसर करेक्ट है। क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस, फार्मूला तो यही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस करते तो फिर K बराबर क्या लिखते? डिग्री सेल्सियस माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस माइनस 273 करते तो डिग्री सेल्सियस 25 दिया हुआ है, तो 25 में से 273 जाएगा तो माइनस में ना आ जाता जी। और केल्विन में तापमान हमारा कभी माइनस में नहीं जाता है, तो यहां से हमने पता लगा लिया है। हाँ, सेल्सियस में चला जाएगा। क्लियर है? केल्विन स्केल पर हमारा तापमान कभी माइनस में नहीं जाता है, याद रखना। क्लियर है? तो इसी से हमने पता लगा लिया कि ये फार्मूला ऊपर वाला गलत है। अभी लिखा जो सही है, इससे पहले जो प्लस का साइन दिया था ना, वो गलत था। क्लियर? फार्मूला को चेक भी कर दिया, सही है या गलत? आपने हमेशा सुना होगा -2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, लेकिन केल्विन में कभी नहीं सुना होगा कि -1 केल्विन। जीरो बाकी हो सकता है, 0 केल्विन, लेकिन माइनस में नहीं तापमान जा सकते। क्योंकि 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री, ऐसे ही कुछ होता है। तो समझो वो 273 है और ये सिर्फ 1 ही है, तो फिर माइनस में लेके जाओगे तो कितना होगा? बराबर में, बहुत ज्यादा। इसीलिए अगला बोलो। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु, हेतु ऐसे उधर से लिखाएगा ना, इधर से हेतु
कारण लिखे। ए में ने और क्या दे है ने। अच्छा आधा फा। अच्छा इधर से नेप्थलीन को रखा रखा रहने पर क्या रखा रहने देने पर यह समय के साथ यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य, ऐसे लिखा गया दृश्य हो जाता है। क्या वो है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी आ गए बैठे हुए भी काहे ये सब हो रहा है वो पूछा है नहीं। ओके तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आंसर तो होते ही रहेगा। पहला ए में क्वेश्चन है कि नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। यानी कि अगर नेप्थलीन आपने रखा किसी कंटेनर में, ठीक है, तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, समझे, कहीं तो चला गया, अदृश्य हो गया। काहे अदृश्य हो गया, यही क्वेश्चन है हमारा, है कि नहीं। यानी कि ठोस जैसा रहा नहीं, वो खत्म हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि नेप्थलीन जो है वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया करती है, समझे। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या फिर गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर है। तो ये नेप्थलीन कर सकता है क्या, तो हाँ करता है, इसीलिए यह अदृश्य हो जाता है। ठीक, ओके, क्लियर है ना। अब बी में क्या है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। अब काहे पहुंच जाता है, यही हमारा क्वेश्चन है। इत्र मतलब क्या, परफ्यूम। ओके, तो परफ्यूम की खुशबू कैसे आ जाता है, तो परफ्यूम जो जब आप स्प्रे करते हो इत्र, ठीक है, तो उसकी जो स्मेल है वो इस वायु में प्रवेश करने के बाद वायु में विसरण की प्रक्रिया जो है वो तेजी से होता है, समझे। डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण ही ना बोलते हैं, तो विसरण की प्रक्रिया जो है वो तेजी से होता है। क्या होता है, तेजी से वायु में,
ठीक है। फिर द्रव्य में कम होता है, राइट, द्रव्य यानी कि लिक्विड में कम होता है, और ठोस में तो बहुत कम या फिर ना के बराबर। क्लियर? तो यही आंसर है हमारा। समझे कि जब इत्र को लगाया जाता है तब इत्र का जो स्मेल है वो वायु में जाकर के मिलती है, और फिर वायु में विसरण की प्रक्रिया तेजी से होती है, और जिसके कारण हमारे पास स्मेल जो है वो आता है, फिर हम लोग उसको स्मेल कर पाते हैं। चूंकि नप्थलीन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया करता है, इसीलिए पता नहीं इसीलिए कैसे लिखा है, इसलिए यह ठोस से सीधे गैस बन जाता है, अतः अदृश्य हो जाता है। चलो पहला खत्म हो गया। बी में देखो, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इत्र की गंध वायु में प्रवेश कर तेजी से विसरण होती है और चारों ओर फैल जाता है। इसलिए दूर से ही इत्र की खुशबू हमें पता चल जाता है। चलो ये खत्म हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 ना। फोर निम्नलिखित पदार्थों निम्नलिखित पदार्थों, हाँ, को पदार्थों को उनके उनके कणों के बीच बांटते हैं। क्या कणों के बीच उनके कणों के बीच बांटते हुए बढ़ते हुए आकर्षण आकर्षण के अनुसार आकर्षण के अनुसार ऐसे लिखाएगा जी। हैं? मतलब आगे वाला पीछे लिख दिया, पीछे वाला आगे लिख दिया। अनुसार ऐसे के अनुसार व्यवस्थित करें। व्या अब फिर से वाह और फिर ता अच्छा था भी ऐसे व्यवस्थित करें पूर्ण विराम ए में है। अच्छा बोलिए। जल चीनी ऑक्सीजन है। क्या करें? अच्छा डी में निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो सबसे जिसके कम लग रहा है वो पहले लिखें, यही ना। अब बहुत आसान है ये। हाँ ऑक्सीजन पहले लिखाएगा, उसके बाद पानी लिखाएगा जी, और फिर खत्म हो गया। क्लियर? तीर ऐसे ही ना देंगे। यानी कि इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, यही ना हुआ इसका मतलब। ओके क्लियर है, खत्म होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित तापमानों पर देखो तो ये सही लिखा हुआ है भौतिकी। भौतिक भौतिक अवस्था, आगे बोलो। क्या है?
निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? एक्सरसाइज वाला सब क्वेश्चन है ना जी। कितना क्वेश्चन है इसमें? रिजर्व प्लेटो का खत्म हो गया। अच्छा हाँ बोलो। ए में है, बोलो। 25 डिग्री सेल्सियस। बी में 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। खत्म हो गया। तो सबसे पहले ए के उत्तर में 25 डिग्री पर ये क्या रहेगा? निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था। तो लिक्विड को द्रव्य बोलते हैं ना, तो द्रव्य है एक आंसर। और बी है ठोस। ठोस रहेगा ये। और 100 डिग्री पर गैस रहेगा, यानी कि वाष्प। तो वाष्प गैस ही ना हुआ जी। ओके चलो खत्म हो गया ये, मिटा दें। टाइम है ना? टाइम है ना? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये नीचे वाला जो 5 था ना, बोलो क्या? पुष्टि लिखे? पुष्टि हेतु। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। क्या? सब खत्म कर दो तो इसी क्लास में। हाँ जल कमरे के ताप पर जल कमरे के ताप पर द्रव्य है। ओके हाँ। लोहे की अलमारी लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर ठोस है। काहे है जे पूछा है। शॉर्ट में लिखा दे आंसर। चूंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होती है, तथा जमाव 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
अतः परंतु लिखो, परंतु इनके बीच का ताप जल को मिले तो यह द्रव्य बनकर ही रहेगा। अतः कमरे के ताप पर जल द्रव्य है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। चूंकि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर उनके कण अधिक आकर्षण बल से एक दूसरे को बांधे हुए रहता है। इसलिए लोहा कमरे के ताप पर ठोस है। चलो खत्म हो गया ये क्वेश्चन, बहुत आसान था, समझे। क्वेश्चन नंबर ए है ना कि जल जो है वो कमरे के ताप पर काहे द्रव्य है। तो चूंकि जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर खौल करके वेपर बदलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होगा, जमेगा, और इन दोनों के बीच में रखा जाए तापमान को तो वो द्रव्य होता है। खत्म हो गया, क्लियर है। और कमरे का ताप क्या है, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर है जी, तापमान है 27 डिग्री या 25 ना तो 24 डिग्री, क्लियर है। ओके, अब देखिए लोहे का अलमारी जो है वो कमरे के ताप पर ठोस का है, यही ना क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर है। क्योंकि कमरे के ताप पर जो लोहा है और लोहे का जो कण है वो अधिक शक्तिशाली से आकर्षण बल एक दूसरे को ज्यादा लगा करके खींचे हुए हैं, समझे। तो जब आकर्षण बल बहुत ज्यादा है कणों के बीच में तब वो पक्का ठोस ही होगा, है कि नहीं, क्लियर। तो ये आंसर था। आगे बढ़ाना, इसमें नहीं ना कुछ पूछना। आप चाहो तो और भी अलग अलग आंसर लिख सकते हो। जैसे में आप बोल सकते हो कि हम जानते हैं कि द्रव्य जो है वो क्या होता है, बह सकता है, राइट। तो ये भी बहता है कमरे के ताप पर, फ्लूइडिटी वाला। लोहे वाला बोल सकते हो कि कमरे के ताप पर जो लोहा है वो अपना आकार तथा वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में, आयतन, नहीं बदल सकता लोहा, समझे। जो आकार और आयतन नहीं बदल सकता वो तो ठोस होता है। तो यह भी आंसर आप लिख सकते हैं, क्लियर है। कंफ्यूजन ना हो, कोई आपसे कुछ और ना बोल दे, इसलिए हमने पहले ही आपको सिखा दिया, ठीक। 2 ही ना बचा है जी, खत्म। 3, अच्छा 6 3 8 होता है नहीं।
इंस्टाग्राम चलाता है? मेरा आता है वीडियो हैं? नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप चेक करने जाते हो या फिर स्क्रॉल करते करते आता है? स्क्रॉल कर रहे हैं अचानक से मेरा आ गया। मतलब आप जब सर्च करते हो तो आ जाता है, और स्क्रॉल करते करते आता है कि नहीं? जैसे आप कुछ म्यूजिक देख रहे हो या फिर कुछ कॉमेडी टाइप वीडियो कर रहे हो तो स्क्रॉल करते 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 ऐसा नहीं हो कि कभी मेरा आ गया? आया है? ओके। एक लड़का था, एक दोस्त था, समझे, इस्लामपुर जाने का। वो बोला ना कि जब ये कंगसराय में आते हैं यहाँ पे तब तुम्हारा वीडियो आ जाता है, और जब उधर रहते हैं या फिर एक कंगर से आगे चल जाते हैं तब नहीं आता है। हम कहे अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, बोलो कैसे हो सकता है ऐसे? किसके ऊपर? या फिर मैं वो नहीं, मतलब स्क्रॉल करते करते कुछ और वो देख रहे हैं, जैसे गाना वगैरह सब सुन रहा है, डांस वगैरह सब देख रहा है, स्क्रॉल करते करते मेरा आ गया जब वो इस एरिया में इंटर किया था। हम कहे अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं भाई, अब आ गया तो हम क्या करें कि नहीं? हमें पता है लेकिन हम बताएंगे नहीं ना उसको। क्वेश्चन नंबर 7। दो सौ 73 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर प्रभाव अधिक क्यों होता है? दो सौ 73 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो इसका क्या उत्तर होगा बोलिए? 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हुआ ना जी। तो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कूल डाउन कर रहा है, ठंडा करके ला रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, कि 0 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा ठंडा किया जा रहा है। क्या कहने का मतलब है? तो जल को इसी तापमान पर, सिर्फ 0 डिग्री नहीं कहा है, इसी तापमान पर, ठंडा करने से तो इसी तापमान पर ठंडा किए जब जल तो जल भी बर्फ बन जाएगी कि जल जल ही रहेगा 0 डिग्री पे? बर्फ हो जाएगा 0 पर। नहीं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है
100 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ को भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कहा रहा है। समझ गए, लिखो इधर। चूंकि पानी का जमाव 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर होने लगता है। होने लगता है होने लगता है। परंतु अधिक ताप को, इसी ताप पर तो सिर्फ बोला है नहीं, इसी ताप को, परंतु यहाँ पे अधिक की जगह अधिक तो नहीं लिख सकते क्योंकि सिर्फ इसी ताप पर है बोला है, परंतु इसी ताप को बनाए रखा जाए तो अपनी ठंडी ऊर्जा इस वातावरण में फैलाकर हमें शीतलता प्रदान करती है। चलो हो गया। जीरो डिग्री पर वो जमना शुरू किया, लेकिन आप अगर उस ताप को आप बरकरार रखे हुए हैं तो वो क्या करेगा, वो इस इन्वायरमेंट में जाने लगेगा, उसका जो ठंडी ऊर्जा, और इन्वायरमेंट में जाने के बाद फिर हम लोग हैं तो फिर हमें ठंडा महसूस होने लगेगा। चलो खत्म हो गया, यही था इसका आंसर, और कुछ नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ है, हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है। 9 है। देखें जी, क्वेश्चन लॉन्ग है तो फिर क्वेश्चन लो देख लें। लॉन्ग कुछ नहीं है, 9 खाली ऐसे ही लिखे का नाम ABCD, खत्म हो जाएगा। समझ गए, तुरंत खत्म होगा। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने भर देरी है। हाँ तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बोलो तो जल्दी से एकदम। उबलते हुए जल
अथवा पद भाप में से तीव्रता इनमें से है कि इधर से ही होगा। सही लिखे हैं। कि तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। क्वेश्चन मार्क। आगे बोलो। बस हो गया। नहीं हमारा क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है। जैसे एक पानी जो है वो खौल रहा है, ठीक है, और आपके पास क्या है, एक वाष्प है, भाप है, समझे। अगर आप दोनों के पास बारी बारी से हाथ लेके जाइएगा ना अपना, तो भाप से यानी कि वाष्प से हाथ जो है वो बहुत तेजी से जलेगा, तुरंत जलेगा और पता भी नहीं चलता है, जलने के बाद पता चलता है। काहे ये क्वेश्चन है हमारा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पानी वाष्प बना है उसके पास जो ऊर्जा है, गर्म ऊर्जा जो है वो अधिक है, समझे। किसके मुकाबले? खौलते हुए पानी के मुकाबले, यानी कि उबलते हुए पानी के मुकाबले। तो जिसके पास ज्यादा गर्म ऊर्जा है वो ज्यादा हानि पहुंचाएगी। क्यों? क्या बोलते हैं? सही है। तो यही आंसर हो गया, खत्म हो गया ना। हाँ, कितना आसान था। चूंकि उबलते हुए चूंकि भाप में गर्म ऊर्जा अधिक होती है, यहां पे लिखो परंतु उबलते हुए जल में कम होता है। इसलिए भाप से जलन अधिक महसूस होता है, परंतु उबलते हुए पानी से कम होता है। चलो ये खत्म हो गया, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9।
लाओ इधर, बोलो। निम्नलिखित चित्र के लिए, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को कैसे लिखाएगा? नामांकित, नामांकित अरे अभी तो बोला चंद्र बिंदु रहेगा। ये दे नामांक इधर से हो गया। लॉ फिगर बनाते हैं। इतना आवाज होते रहता ना, इसी से दाब में कमी। ठोस, द्रव, गैस, ये हो गया एफ। ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि। कमी तथा दाब में वृद्धि। चलो खत्म हो गया जी। लो, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो यहाँ पे लिखे ठोस, द्रव्य और गैस, समझा? देखो क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव्य में बन रहा है तो ए मतलब कि क्या कहलाएगा? तो ठोस से द्रव्य में बन रहा है मतलब कि सॉलिड से लिक्विड ना बन रहा है जी,
तो सॉलिड से लिक्विड पिघल करके बनेगा, यानी कि मेल्टिंग हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं, हिंदी में पिघलना, पिघलना या फिर पिघलाव, पिघलाव कहलाएगा। चलो खत्म हो गया पहला, इंग्लिश में मेल्टिंग, क्लियर। और द्रव्य से ठोस में बन रहा है तो डी दिल है, सस्पिशन है डी, समझे। तो द्रव्य से ठोस में बन रहा है यानी कि लिक्विड से सॉलिड में, यानी कि जमाव होगा, फ्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे, राइट, फ्रीजिंग हो रही है, जमाव। दूगो सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब देखो ठोस से सीधे गैस में बनने की प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं, जो ई दिले है, समझे। ये थोड़ा इधर ही दिले, हम थोड़ा साइड में लिखे हैं, कोई दिक्कत। तो ये जो है वो उदरपातन है, क्या है, उ आधा ध अवा अर्रा अप्पा, उदरपातन कहलाया, क्लियर है। अब देखो गैस से सीधे ठोस में बन रहा है तो उसके लिए एक सस्पिशन दिले है, तो गैस से भी सीधे ठोस बनेगा तो भी उदरपातन कहलाएगा, और ठोस से भी सीधे गैस बनेगा तो भी उदरपातन ही कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदरपातन ही होगा, राइट। अब देखो गैस से द्रव्य बन रहा है यानी कि वेपर से स्टीम, तो कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में संघनन होगा, क्या होगा, संघा अन्ना अन्ना, संघनन, क्लियर है। अब इधर देखो द्रव्य से गैस में बन रहा है तो इसको बॉइलिंग कहते हैं, बाष्पीकरण, इवेपोरेशन इंग्लिश में और हिंदी में बाष्पीकरण। तो ये जो बी हो जाएगा वो बाष्पीकरण हो जाएगा, बाष्पीकरण है। चलो खत्म हो गया जी, क्लियर। कितना आसान था, बहुत आसान। क्वेश्चन को पढ़िएगा समझिएगा तो सब कुछ आसान ही लगता है। तो आज की क्लास में आपको एनसीईआरटी के क्लास 9th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म कर दिया ना। ओके, और भी तो बहुत सारे किताब से क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, है कि नहीं। तो इसमें से कुछ पूछना है, पूरा बुक में से एनसीईआरटी में से और क्वेश्चन दिले है, एडिशनल क्वेश्चन भी दिले है। नहीं ना, कि वैसे ही दिले है, ग्रुप के लिए क्वेश्चन टाइप है, देखें क्या है। समूह हेतु क्रियाकलाप, चलो ये ऐसे ही है जी, ठीक है, क्लियर है। तो फिर चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, ओके।